स्वागत है आप लोगों का वेव्स के आज तीसरे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग साउंड वेव के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग वेव का वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट कर लिए थे, किस वेव का वेलोसिटी कितना होता है। उसमें हम लोग दो चीज पढ़े थे। पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे वेव क्या क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह, कितने टाइप के वेव होते हैं। दूसरे क्लास में हम लोग पढ़े थे कि साउंड वेव जो प्रोड्यूस होता है उसका एयर में वेलोसिटी क्या होता है, और वो डिराइव करके निकाले थे। पहले न्यूटन ने उसके ऊपर फॉर्मूला दिया था, फिर किसने दिया था? लैप्लेस ने। न्यूटन ने कहा था कि प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, लैप्लेस ने कहा था कि ये एडियाबेटिक है। उससे फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे अंडर रूट पी गामा पी बाय रो, इसको हम लोग अंडर रूट गामा आर टी बाय एम भी कहते हैं। वो फॉर्मूला कैलकुलेट किए और हम लोग स्ट्रिंग में जो वेव डेवलप होता है उसका फॉर्मूला निकाले। स्ट्रिंग में जो वेव डेवलप होता है उसका फॉर्मूला क्या निकालते हैं वेलोसिटी का? अंडर रूट टी बाय म्यू, अंडर रूट टी बाय म्यू। आज हम लोग साउंड वेव के ऊपर चर्चा करेंगे और जितना बात अभी तक फॉर्मूला पढ़े हैं उसके ऊपर सवाल करेंगे। तो साउंड वेव कौन सा वेव है? मैकेनिकल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? मैकेनिकल वेव है। साउंड एक मैकेनिकल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडनल। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वो फैन ऑफ ही कर दो, बहुत आवाज कर रहा है। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसका वेलोसिटी, इसका कुछ बात याद रखना है। पहला बात कि वेलोसिटी जो होता है साउंड का वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद साउंड का वेलोसिटी लिक्विड में जो है वो उससे थोड़ा कम होता है, और साउंड का वेलोसिटी एयर में जो है वो सबसे कम होता है। साउंड का वेलोसिटी एयर में सबसे कम होता है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड मीडियम पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट क्या समझे हम लोग? वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम। सो यहां लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम। और मैंने इस मीडियम का प्रॉपर्टी बताया था आपको, कुछ याद है आपको? पहले लेक्चर में बताया था कि इस मीडियम का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम। और इस मीडियम का मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था, तीन प्रॉपर्टी थे। पहला कि ये जो मीडियम हो इसमें इनर्शियल प्रॉपर्टी हो, इनर्शिया का प्रॉपर्टी हो। दूसरा ये इलास्टिक हो, और तीसरा ये लेस फ्रिक्शन। ये तीन प्रॉपर्टी मीडियम में होना चाहिए साउंड वेव के प्रोपगेशन के लिए, मैकेनिकल वेव के प्रोपगेशन के लिए। तो साउंड वेव के बारे में पहला बात तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। दूसरा बात कि इसका वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम अगर पूछ दे, इन वैक्यूम, तो हम लोग क्या कहेंगे? जीरो। साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकता, मैकेनिकल वेव है, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। तीसरा पॉइंट हम लोग कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो एयर में होता है उसको अगर v से लिखा जाए तो इसको हम लोग कैलकुलेट किए हैं, और इसका फॉर्मूला क्या आया था? अंडर रूट पी बाय रो, या इसी का फॉर्मूला कहते हैं अंडर रूट गामा आर टी बाय एन। और हमने कहा था कि इसी फॉर्मूले पर हम लोग सवाल से आगे चर्चा करेंगे। ठीक है? इस फॉर्मूले पे देखिए, इससे पहला सवाल बन सकता है आपका। इस बारे में भी और चर्चा करेंगे हम लोग, साउंड वेव का और प्रॉपर्टी लिखेंगे, लेकिन पहले इस पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। पहला सवाल तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन, अब पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि ऑक्सीजन में पूछ दिया था 300 केल्विन पे। थोड़ा सा और टफ करना हो तो मैं क्या पूछ सकता हूं? फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मिक्सचर, इन अ गैसियस मिक्सचर of 5 moles of oxygen and 3 moles of helium at
300 केल्विन। इस सिस्टम में मैं आपसे वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछ रहा हूं। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट गामा आरटी बाय। तो जब कोई गैसियस मिक्सचर हो उसका गामा कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं गामा मिक्सचर। कोई गैसियस मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। तो अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, केटीजी थर्मो हम लोग पढ़ते हैं, नहीं पता है तो मैं समझा रहा हूं वापस से। देखिए एक कंटेनर है, मान लीजिए इस कंटेनर में 5 मोल ऑक्सीजन का है। 5 मोल्स क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसा गैस होता है? डायटोमिक। ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है जिसका Cv का वैल्यू 5R/2 होता है और Cp का वैल्यू 7R/2 होता है। दूसरा गैस इसमें कौन सा है? हीलियम। 3 मोल हीलियम है इस कंटेनर में, 3 मोल्स ऑफ हीलियम है। और हीलियम कैसा गैस है? मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल हीलियम है जिसका Cv होता है 3R/2 और Cp होता है। ऑक्सीजन का जो मोलर मास होगा उसको हम लोग m1 कह लेते हैं। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 32 ग्राम, 32 ग्राम। और हीलियम के मोलर मास को हम लोग m2 कह लेते हैं, वो कितना होगा? 4 ग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम लोग जानते ही सर। कहाँ पे? अच्छा यहाँ गामा पी बाय रो। वेलोसिटी होता है अंडर रूट गामा पी बाय रो, और पी बाय रो के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे थे RT/m। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। थैंक यू शिवम। यहाँ गामा पी बाय रो था, पी बाय रो तो न्यूटोनियन फॉर्मूला से आया था। ये किसने करेक्ट किया था? यहाँ गामा लगा करके लैप्लेसिस ने, ये वाला सही आया था। अब देखिए इस सिस्टम में वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? गामा RT/m। R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 25/3 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। T का वैल्यू तुम लोग को पता है, टेम्परेचर। M और गामा निकालना है। किसी मिक्सचर का गामा कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले किसी मिक्सचर का हम लोग Cp मिक्सचर निकालना सीखेंगे, और Cp मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला होता है N1Cp1 प्लस N2Cp2 बाय N1 प्लस N2। क्या फॉर्मूला होता है? N1Cp1 प्लस N2Cp2 बाय N1 प्लस N2। N1 ये पहला मोल है तो क्योंकि 5 है, और ये दूसरा मोल है कितना? 3। तो N1Cp1 5 into 7R/2 कितना हो जाएगा? 35R/2। 5 into 7 7 × 35 होता है। N2Cp2 N2 कितना है? 3, और ये 5 कितना हो जाएगा? 15R/2 बाय N1 प्लस N2। 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 35 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 50। 50 बाय ये 8 इधर आ जाएगा, 50 से 2 कट जाएगा 25, तो 25R/8। Cp मिक्सचर कितना हो जाएगा? 25R/8। अब आप निकालेंगे Cv मिक्सचर। उसको निकालने के आपके पास 2 फॉर्मूले होंगे, या तो आप इसी तरह करिए N1Cv1 प्लस N2Cv2 करके निकालिए, या फिर दूसरा तरीका Cv होता है Cp माइनस R। Cv क्या होता है? Cp माइनस R। Cp होता है Cv प्लस R। Cp माइनस Cv का वैल्यू R होता है, तो Cv क्या होता है? Cp माइनस R। इसमें R माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 17R/8। कितना हो जाएगा? 17R/8। और जैसे Cp मिक्सचर और Cv मिक्सचर मिल गया तो गामा का फॉर्मूला क्या होता है? Cp/Cv। गामा क्या होता है? Cp/Cv। तो Cp मिक्सचर बाय Cv मिक्सचर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25/17। इस तरह से किसी मिक्सचर का हम लोग गामा कैलकुलेट करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का किसी मिक्सचर गामा कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आ गया आप लोग? Yes, sir। अब किसी मिक्सचर का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखिए। इसी तरह जैसे ये कैलकुलेट किया ना, इसी तरह इस मिक्सचर का मोलर मास भी कैलकुलेट करेंगे। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर होता है N1M1 प्लस N2M2 बाय N1 प्लस N2। ठीक है, लगाइए N1M1। N1 कितना है? 5 into 32 160 हो जाएगा। 5 into 32 कितना हो जाएगा? 160।
3 इंटू 4 12, 160 प्लस 12 कितना हो जाएगा 172 बाय मोल हो गया 8। ये कटेगा क्या, कितने से कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 43/2 इतना ग्राम इसका m हो गया। अब यहां रख देंगे हम लोग और इसमें रख के कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। रख के कैलकुलेट करके आंसर निकालिए। रफली कैलकुलेशन करना है, रफ कैलकुलेशन करना है, मैं आपको सिखाऊंगा अभी रफ कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। देखिए चलिए तो देखिए मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आप लोग को। वेलोसिटी ऑफ साउंड v क्या लिखेंगे, अंडर रूट गामा RT बाय m। एक बात ध्यान रखना है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यहां पे जो ये T है वो क्या है, टेम्परेचर। और जब स्ट्रिंग में वेलोसिटी लिखे थे तब v = T/μ लिखे थे, वहां T क्या था, टेंशन। ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग का। तो टी में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। ये फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग का, और ये फॉर्मूला किसका है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। एयर में साउंड की वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। और इसमें रखिए सब चीज अंडर रूट गामा, गामा का वैल्यू कितना है 25/27, सॉरी 25/17। आर का वैल्यू 25/3 लेते हैं हम लोग शॉर्टकट में। टी का वैल्यू 300 बाय मोलर मास कितना है 43/2, तो 2 ऊपर लिख देते हैं और एक ग्राम में है तो 10⁻³ भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए कुछ कैलकुलेशन तो मुझे सीधा सीधा आसान सा दिख रहा है। 3 से ये 300 कटेगा 100 बार में, उसका रूट कितना हो जाएगा 10। 25 गुना 25 का रूट हो गया 25, तो 250 तो सीधा सीधा ऐसा ही हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 2000 बाय 17 इंटू 43, तो 17 तिया 51 के हाथ में रहा 5, 17 चौके 68 और 5 73। यहाँ तक ठीक है। अब 2000 में जरा डिवाइड कर दीजिए अपने से 731 से, तो 2 बार में 2 6 14, तो ये हो गया 8 3 5, पॉइंट लगाया 7 बार में चला जाएगा 7 एकम 7 21 के हाथ मेरा 2 7 49 2 51। डिवाइड करने आप लोग आता है ना, 10 में 7 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 2 बार में चला जाएगा तो छोड़ दे आप वो बोल रहा है आप छोड़ दीजिए सर, डिवाइड करने में छोड़ दीजिए सर। मेरे पापा क्या करते थे, जब मैं पढ़ता नहीं था तो कॉपी बड़ा सा रजिस्टर मोटा सा खरीद कर आते थे, व्हाइट वाला दे देते थे और इसमें एक नंबर लिख देते थे 624925 और डिवाइड पे इतना बड़ा सा नंबर दे देते थे। एक कॉपी में एक सवाल बस बना दे दो, और अगर सही नहीं आया तो बहुत मारते थे, तो एकदम एक एक कैलकुलेशन सही से करना होता था। तो आप लोग बस इतना में हार मान गए। है 2.72, इसका रूट कितना होगा तो 2.25, इसका 1.5 होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है, और 2.56 16 का होता है, 2.89 17 का होता है। तो ये 17 और 16 के बीच में है ना, तो 1.65 ले लेते हैं। अब देख रहे कितना एग्जैक्ट कैलकुलेशन तक हम लोग पहुंच पाते हैं। इस तरह कैलकुलेशन करने की कोशिश करना है। अब देखिए 25 5 125 के 5 हाथ में रहा 12, 25 छक्के 150 और 12 162 के 2 हाथ में रहा 16, 25 एकम 25 और 16 41। सही किया ना, 25 5 125 के 5 हाथ में रहा 12, 25 का 150 मेरा
12, 25 के 150 और 12 के 2 हाथ मेरा 16 और 25 का 25 16 ही, ठीक है। 2 डेज बाद ये इतना 412.5 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली यही आंसर होगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट यही आंसर होगा। क्या आप ये बात समझ गए? पक्का? आसान क्वेश्चन था। इसको देखिए, चलिए ये जो फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का, इसके ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। गामा आरटी बाय एम था, मतलब ये वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, बोलिए। तो कुछ लोग इसको हेडिंग डालते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। हम लोग मान के चल रहे हैं कि बाकी सारा पैरामीटर क्या है? कांस्टेंट है। बाकी पैरामीटर्स क्या है? कांस्टेंट है। सिर्फ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर बाकी सब कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी रूट टी पर डिपेंड करेगा। क्या इस बात पे कोई शक? दो मत। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? रूट टी। इसका मतलब अगर दो टेम्परेचर पे बात किया जाए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं V1 by V2 is equals to under root T1 by T2। बिल्कुल ऐसा ही चीज हम लोग कहां पढ़ते हैं? केटीजी थर्मो में। वहां भी हम लोग को ऐसा फॉर्मूला मिला था VRMS का। वहां पे VRMS मिलता है। ये क्या होता है? रूट मीन, R मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ गैस। और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3RT by m। क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट। तो बिल्कुल वैसा ही ये VRMS भी रूट T पे डिपेंड करता है। VRMS 1 by VRMS 2 क्या होता है? अंडर रूट T1 by T2। ऐसा ही फॉर्मूला वहां भी चलता है। इस बात पर सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए 2 सवाल मैं करवा रहा हूं इस पर बेस्ड। पहला बात तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फॉर अ गैस फाइंड VRMS by V sound where VRMS is root mean square speed of gas and where VRMS is root mean square speed of gas and V sound is speed of sound in the gas। तो ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते आप लोग? VRMS पर V sound का वैल्यू निकालना है। बताइए क्या लिखेंगे? VRMS by V sound। तो VRMS का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया कितना होता है? अंडर रूट 3RT by m। V sound का फॉर्मूला देखिए कितना होता है? अंडर रूट गामा RT by m। दोनों गैस तो सेम ही है, एक ही गैस में ऐसा हो रहा है। तो मोलर मास तो सेम ही होगा, R तो सबके लिए सेम ही होता है। और कुछ नहीं कहा है तो सेम ही टेम्परेचर भी है। तो RT by m कट गया, रूट एक ही साथ लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? 3 by गामा। एक सवाल तो ऐसे बन सकता है। दूसरा सवाल ऐसे बन सकता है, देखिए जो मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं वैसे बनेगा कि फाइंड द टेम्परेचर at which speed of sound becomes half of its value at 0 degree Celsius। फाइंड द टेम्परेचर, वह टेम्परेचर बताइए जहां पर एट विच जो स्पीड हो साउंड का वो कितना हो जाए? आधा हो जाए। किसके आधा हो जाए? जितना 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मतलब अगर इनिशियली टेम्परेचर T1 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन लिया जाए, उस समय जो स्पीड होता है मान लो वो V0 होता है। कितना होता है? V0।
तो T2 बताइए, वह टेम्परेचर बताइए जब साउंड का स्पीड कितना हो जाए, इस वैल्यू के आधा हो जाए, V0/2 हो जाए। देखिए T1 दिया हुआ है, T2 पूछा है, V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, तो इस वाले फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बताइए, V1/V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1/T2। V1 V0 है, इसमें डिवाइड करेंगे V0 नॉट कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, बोलो T1/T2, तो अंडर रूट T1 कितना है 273/T2, रूट को जब भेज दें कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 273/T2, तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 273/4, तो 6 के 24 33, तो फिर 4 8 32 68.25 केल्विन, या आप उसको डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2 सवाल बनते हैं इस पर, ये लिखिए, फिर इसके बारे में एक बात और चर्चा करना है। देखिए इस फॉर्मूले पर थोड़ा और चर्चा करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है अंडर रूट गामा RT/n। इस फॉर्मूले से हम लोग एक बात ये लिखे कि V1/V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट। हम लोग क्या किए, वेलोसिटी एयर में साउंड का कैलकुलेट किए। अच्छा, आप लोगों को याद है कौन सा डिवाइस यूज करते हैं साउंड के वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए? स्पेक्ट्रोमीटर। ऐसा तो हम कुछ नहीं सिखाए थे। कुंडट्स ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अगर कभी टाइम बचेगा बहुत लास्ट में तो मैं उसके बारे में भी आपको पढ़ा दूंगा, कुंडट्स ट्यूब क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे मैकेनिज्म होता है, मैं वो भी पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर समय बचेगा तो वेव बहुत पढ़ाना है। तो क्या इसमें हम लोग एयर में कैलकुलेट किए और पाए ऐसा कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप लोग 273 केल्विन कह सकते हैं, 273 केल्विन, जो साउंड का वेलोसिटी होता है VO, वो 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है 332। तो यहां हम लोग रख दे रहे हैं VO बाय V, फाइनल वेलोसिटी लोग को निकालना है, अंडर रूट ये कितना हो गया 273 बाय T2 किसी टेम्परेचर पे वेलोसिटी। उस टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे, इसलिए मैंने स्मॉल t लिखा है। और अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा स्मॉल t क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और V0 का वैल्यू पता है 332, याद रखना है, ठीक है। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं VT/V0 इज इक्वल्स टू T प्लस 273 बाय 273, और रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए VT/V0 इज इक्वल्स टू, ये 273 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 प्लस T बाय 273, ये 273 दोनों में डिवाइड होगा ना जी, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए एक टर्म होता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। क्या होता है? फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। आज इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। अगर कभी आपको 1 प्लस x का पावर n ऐसा टर्म मिल जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस n सामने आ जाता है nx, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कि x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, और दूसरा द टर्म शुड बी इन न्यूमरेटर, द टर्म शुड बी इन न्यूमरेटर। 12th में भी बहुत जगह यूज पड़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में, ठीक है। तो ये टर्म क्या है, अगर ये टर्म बहुत छोटा हुआ, मतलब अगर टेम्परेचर बहुत कम चेंज हो रहा है 273 के एस्पेक्ट में, स्मॉल t का वैल्यू 273 के एस्पेक्ट में बहुत कम है, मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस, ऐसे टेम्परेचर के लिए ये टर्म बहुत छोटा हो जाएगा 1 से। तो यहां बाइनोमियल हम लोग लगा पाएंगे, हम लोग क्या लिखेंगे VT/V0 की वैल्यू लिख देते हैं 332 इज इक्वल्स टू, देखिए 1 प्लस ये n सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा t बाय, इसमें मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 6 4 5 होगा ना।
1 प्लस nx, हाफ इसमें मल्टीप्लाई, ये 332 को इधर भेज दीजिए, तो vt कितना हो जाएगा 332 प्लस ये 332 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 332 बाय 546, 332 बाय 546 इंटू टी। इसको पॉइंट में ना हम लोग एक वैल्यू होता है, इसको याद रखना है, इसका वैल्यू निकाल लीजिए एक बार और उसको फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, v2 इज इक्वल्स टू 332 प्लस ये वाला वैल्यू इनटू टी। मैं भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाया, तो या डिवाइड करके निकाल भी लीजिए। ये किसी भी टेम्परेचर पर जो नजदीक का टेम्परेचर, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस के बाद 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस, 3, 4, 5, 10, ये सब पर अगर साउंड का वेलोसिटी निकालना था, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बताइए कोई कैलकुलेटर, 0.61 होता है शायद, हाँ 0.61 होता है, 0.61 इंटू टी, ये होता है फॉर्मूला। तो जैसे अगर मैं सवाल पूछ दूं आपसे, इस फॉर्मूले पे सवाल पूछ रहा हूं कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 5 डिग्री सेल्सियस, तो आसानी से आप निकाल पाएंगे। क्या फॉर्मूला लिख देंगे, vt इज इक्वल्स टू 332 प्लस 0.61 इंटू टी, और t ध्यान रखिएगा स्मॉल t है, मतलब डिग्री सेल्सियस में डायरेक्ट पुट कर देना 5, तो कितना हो जाएगा 332 प्लस 5 का 5 6 5 30, 3.05, तो ये हो जाएगा 335.05, मतलब अप्रोक्सीमेटली 335 मीटर पर सेकंड, है ना। अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 335 मीटर पर सेकंड, ये आंसर होगा 5 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे समझ में आया, 10 डिग्री सेल्सियस 12, 13, 15 तक चलेगा ये फॉर्मूला, 20 तक भी मान सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं, ठीक है। क्या बात समझ में आया। तो हम लोग एक चीज पढ़ लिए, वो था कि साउंड के वेलोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड का स्पीड बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से घटता है। तो एक पॉइंट लोग ये भी लिख लेते हैं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन, ऐसे एरो का मतलब इंक्रीज, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर increases, in air increases। अब एक दो और पैरामीटर है, उस पे ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रेशर के चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, ह्यूमिडिटी से क्या चेंज करता है, विंड से क्या चेंज करता है, इन सब पैरामीटर पे चर्चा करेंगे अगले स्लाइड में। पहले इसको लिखिए फिर वो चर्चा करेंगे हम लोग। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है साउंड का स्पीड, और उसको हम लोग फॉर्मूला देख लिए। हम लोग ये डिस्कस कर लिए कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 या 20 डिग्री सेल्सियस तक, 15 से 20 तक निकालना हो, तो हम लोग क्या फॉर्मूला पुट कर देंगे, vt इज इक्वल्स टू 332 प्लस 0.61 इंटू सीधा सीधा डिग्री सेल्सियस में वैल्यू, 5 पे निकाल तो 5 रख दीजिए, 6 पे निकाल तो 6 रख दीजिए, 10 पे निकालना है तो 10 रख दीजिए, और 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग को याद है 332, तो 0 पे 332 होता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो कितना होगा निकाल लेंगे, 2 पे कितना होगा, 3 पे कितना होगा। अगर 20 से ज्यादा पे निकालना हो, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, तब वो वाला फॉर्मूला v1 by v2 is equals to under root t1 by t2। v1 आप 0 डिग्री सेल्सियस वाला ले लीजिएगा, वो हो गया 332, 332 v1 का वैल्यू हो जाएगा, v2 हम लोग को निकालना है इज इक्वल्स टू अंडर रूट t1, वो 273 रखिएगा, बाई t2 अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है तो केल्विन में उसको 373 रख दीजिएगा, है ना। समझ रहे मेरी बात में, उस फॉर्मूले में रख के निकाल देंगे। साउंड के स्पीड को हम लोग ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं गामा RT बाय m, इस पर 3 चीज का हम लोग को इफेक्ट जानना है। पहला जानना है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। पहला इफेक्ट जानना है हम लोग को, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग जान ही लिए, तो उसको छोड़ के चलते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर बढ़ाने से
घटाने से क्या फर्क पड़ता है वो जानना चाहेंगे हम लोग। दूसरा हम लोग को जानना है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है और इसकी वजह से साउंड कैसे इफेक्टेड होता है वो हम लोग जानेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड पे क्या प्रभाव पड़ता है वो जानेंगे। और तीसरा जो हम लोग चर्चा करेंगे वो होगा इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग पहले ही पढ़ लिए। प्रेशर के लिए समझिए, हम लोग इस वेलोसिटी के फॉर्मूला को ये भी लिख सकते हैं गामा पी बाय रो। तो एक देख करके ऐसा लगता है प्रिमा फेसाई इट लुक्स लाइक कि प्रेशर के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगा, ऐसा प्रिमा फेसाई लगता है, मतलब ऊपर ऊपर से देखते हैं। सही में ऐसा नहीं होता है। प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ जाता है, प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ जाता है उतना ही टाइम्स। अगर प्रेशर दुगुना हुआ तो डेंसिटी भी दुगुना हो गया, और डेंसिटी तो नीचे है, इसलिए साउंड के स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम टेम्परेचर पे प्रेशर अगर दुगुना करोगे तो डेंसिटी भी दुगुना हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अभी देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखे थे P बाय रो इज इक्वल्स टू RT बाय M। तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये टर्म क्या है? कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। कांस्टेंट एट अ R क्या है भाई? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट। गिवन टेम्परेचर पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट, मोलर मास भी कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर को दुगुना करेंगे तो डेंसिटी भी दुगुना हो जाएगा। इसका मतलब गिवन टेम्परेचर पे प्रेशर के चेंज होने से साउंड के वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बारे में सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। और जैसे ये बात यहां जान लिए तो ये बात वहां भी एप्लीकेबल हो जाएगा आरएमएस वेलोसिटी पे। अगर आरएमएस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी ये सब के बारे में पूछे कि क्या उस पर साउंड के स्पीड का इफेक्ट प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, कहेंगे नहीं, गिवन टेम्परेचर पे प्रेशर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पहला पॉइंट लोग डिस्कस कर दिए। क्या डिस्कस किए? एट ए गिवन टेम्परेचर कॉमा चेंज इन pressure does not affect the velocity of sound in air. Does not affect the velocity of sound in air. गिवन टेम्परेचर पे प्रेशर में होने वाला चेंज वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करता। ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। आप लोग जानते हैं ह्यूमिडिटी क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, गर्मी के दिनों में पानी वाटर वेपर जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है तो लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, ह्यूमिड ज्यादा है। तो ह्यूमिडिटी क्या है? मॉइस्चर कंटेंट, मतलब वाटर वेपर कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन, वाटर वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब ये बताओ, एयर का मॉलिक्यूलर मास आप लोग को पता है? केमिस्ट्री में पढ़े? एयर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 29 ग्राम पर मोल के आसपास होता है। 29 ग्राम पर मोल के आसपास, 29 28 अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज में होता है। केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लीजिएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास करके निकालते हैं। मॉइस्चर का मतलब क्या? वाटर वेपर। मॉइस्चर का मतलब, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। बोलो। अब जरा सोचिए, मान लीजिए पहले यहां पे खाली एयर था, कोई मॉइस्चर नहीं था, तो कहेंगे लो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बहुत कम था। अब क्या हुआ? ह्यूमिडिटी आ गया, मतलब मॉइस्चर आ गया। तो मॉइस्चर आया मतलब वाटर वेपर आया, और वो वाटर वेपर जगह लिया होगा, तो किसको हटा दिया होगा? एयर को हटा दिया होगा। मतलब उतने जगह से एयर हट गया होगा और क्या आ गया होगा? मॉइस्चर आ गया। मॉइस्चर के आने से जो, अगर हम लोग एक लमसम एयर लें तो उसमें जो पहले मास था
और अब जो मास है वो घट गया होगा, बढ़ गया होगा? एक कोई बोल रहे बढ़ गया होगा, एक कोई बोल रहे घट गया होगा। देखिए आप लोग कैसे बोल सकते हैं बढ़ गया होगा? वाटर का मास क्या है? कम है ना। एयर से वाटर का मास कम है, मोलर मास। तो सोचिए गिवन स्थान पे एयर हट गया, गिवन प्लेस से एयर हट गया और कौन आ गया? वाटर वेपर आ गया। वाटर नहीं आ गया, वाटर वेपर आ गया। तो वाटर वेपर के आने से उतने जगह में जहां जितना पहले मास था और अब जो मास है वो कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हो गया। सेम कैसे रहा? कम ना हो गया जी, वाटर आ गया तो बोलिए मास कम हो गया मतलब डेंसिटी कम हो गया, वॉल्यूम तो उतना ही रहा। डेंसिटी क्या हो गया? मतलब मॉइस्चर के एडिशन से डेंसिटी घटता है। ऐसा प्रतीत होता है, लगता है बच्चों को कि सर मॉइस्चर से डेंसिटी बढ़ जाना चाहिए, लेकिन उनको सही से पता नहीं होता लॉजिक क्या होता है? वाटर के का मॉलिक्यूलर मास कम होता है एयर से, इसलिए ऑन एडिशन ऑफ मॉइस्चर, हम लोग अब लिखने जा रहे हैं, ऑन एडिशन ऑफ मॉइस्चर in air, comma, the density decreases. डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो सोचिए मॉइस्चर के ऐड करने से डेंसिटी क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। और सोचिए इस फॉर्मूले से सोचिए डेंसिटी डिक्रीज किया, प्रेशर तो सेम ही रहा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। हेंस वेलोसिटी increases in humid air, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ने से वेलोसिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। वेलोसिटी इंक्रीजेस इन ह्यूमिड एयर, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से साउंड का वेलोसिटी बढ़ता है, ह्यूमिडिटी के घटने से साउंड का वेलोसिटी घटता है। आगे चलिए, इफेक्ट ऑफ विंड। विंड का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये तो आप लोग देखे होंगे, कभी तूफान में बोलने की कोशिश करो तो अगर साउंड भी उधर के तरफ जा रहा है और एयर भी उधर ही जा रहा है तो वो एयर उस साउंड को सपोर्ट कर देगा। अगर हम लोग इधर चिल्ला रहे हैं उसको, अभिषेक को, और साउंड इधर से आ रहा है, तो आपका साउंड इधर जा रहा था और विंड इधर से आ रहा है, तो वो विंड उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि अगर साउंड इधर जा रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड v से लिखते हैं, और विंड भी इधर ही जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सपोर्टिंग विंड। क्या कहेंगे? सपोर्टिंग विंड। और तब वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा नेट v प्लस w। जितना पहले था उसमें विंड का स्पीड और ऐड हो जाएगा। और अगर साउंड इधर जा रहा है लेकिन विंड ऑपोजिट जा रहा है इधर, तो इसको क्या कहेंगे? ऑपोजिंग विंड। अपोजिंग विंड। और इस केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड नेट कितना हो जाएगा? v माइनस w। इस चीज को आप रिकॉल कर सकते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जैसा। स्विमर अगर रिवर के ही डायरेक्शन में चले तो ऐड हो जाता था, ऑपोजिट चले तो माइनस हो जाता था। क्या आपको साउंड का सारा बात समझ में आ गया? तो आज हम लोग साउंड वेव का बात कर लिए, उसका वेलोसिटी के ऊपर बात कर लिए। अगले क्लास में हम लोग एक बहुत फेमस चर्चा करेंगे, इसका नाम है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है उसका चर्चा करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में तो हर साल उसी पे सवाल आता है, जेई मेंस में भी 75% क्वेश्चन उसी पे आता है, एडवांस में भी उस पे क्वेश्चन पूछे गए। सो साउंड का सबसे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक क्या है? डॉपलर्स इफेक्ट। इसके बारे में लोग पूरा एक क्लास अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।